हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या था, ये क्यों लाया गया और क्या महारानी विक्टोरिया ने भारत के साथ धोखा किया और इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हम 1853 तक के जो एक्ट हैं वो सब कवर कर चुके हैं। तो 1858 के जो एक्ट है उसके बाद 1947 तक जितना भी एक्ट आया उसको क्या ताज के शासन की संज्ञा दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि अब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और जो भारत के प्रदेशों का अब जो नियंत्रण है वो किसके अधीन हो गया था? ब्रिटिश संसद के। इसलिए ताज का शासन इसको संज्ञा दी गई। और ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है उसको भारत के शासन को अच्छा करने वाला इस नाम से इस शासन को कहा गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये ब्रिटिश संसद की एक चाल थी। ब्रिटिश संसद तो ये भी कहते थे कि जब आप शासन करने में सक्षम हो जाओगे तो हम आपको आपका जो देश है वो सौंप देंगे और जब तक नहीं हो तब तक हम शासन करेंगे। ये उनकी सीधी सादी चाल थी। और इसमें क्या हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया और जो अब सत्ता है वो ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित हो गई। तो ऐसा क्या कारण था कि कंपनी का शासन समाप्त करना पड़ा? तो आइए इसको जानते हैं। तो जो पहला महत्वपूर्ण कारण था वो था भारत में 1857 का विद्रोह, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और कुछ पाकिस्तानी इतिहासकार इसको आज़ादी की जंग इस प्रकार की संज्ञा भी देते हैं। तो 1857 का विद्रोह हुआ भारत में, ठीक है, ये तो भारत में हुआ। लेकिन जो इंग्लैंड की जनता थी वो भी कंपनी के क्या भ्रष्ट शासन से असंतोष थी। मतलब इंग्लैंड की जनता में भी असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया था। क्यों पहुंच गया था? क्योंकि कंपनी का भ्रष्ट शासन उनसे अब देखा नहीं जा रहा था और ब्रिटिश संसद को भी कोई विशेष प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था। और चूंकि कंपनी जो है व्यापारिक संस्था के रूप में आई थी और धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रही थी, तो ये क्या हुआ, ब्रिटिश संसद को पसंद नहीं आया। तो भारत के विद्रोह और अपने देश की जनता का आक्रोश देखते हुए कंपनी के शासन को समाप्त करना पड़ा। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें क्या किया गया, भारतीयों ने जो क्रांति की थी उसको तो निर्दयता पूर्वक दबा दिया गया था। लेकिन ब्रिटिश संसद थी, उनको इतना समझ आ गया था कि अगर हम अब कंपनी का शासन समाप्त नहीं करेंगे तो यह विद्रोह बड़ा रूप ले सकता है। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 का विद्रोह। ये तो भारत की बात हुई। और इंग्लैंड में क्या चल रहा था? 1857 में क्या होता है, एक चुनाव होता है जिसमें पीएम कौन बनता है? लॉर्ड पाल्मरस्टन इसमें प्रधानमंत्री बन के आते हैं। तो ये कुछ तर्क देते हैं कि कंपनी के शासन को क्यों समाप्त कर देना चाहिए और ब्रिटिश संसद को अपने अधीन भारत के जो प्रदेश हैं उनको क्यों ले लेना चाहिए। तो ये अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हमारा राजनीतिक सिद्धांत यह कहता है जो भी प्रशासकीय कार्य होते हैं उनको क्या है, मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भारत सरकार के जो प्रमुख कार्यों का उत्तरदायित्व न तो क्राउन के प्रति है और न ही संसद के जनमत जिनको प्राप्त है उनके प्रति, बल्कि भारत सरकार के प्रमुख कार्यों का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति है, जिनका भारत से संबंध मात्र कुछ पैसों तक ही सीमित है। तो इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार उनको या तो क्राउन के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए या फिर संसद से जो जनमत प्राप्त है उनके प्रति। तो यह हमारे राजनीतिक सिद्धांत के खिलाफ है, इसलिए कंपनी का शासन समाप्त करना चाहिए, ये तर्क वह प्रस्तुत करते हैं। तो इनका कुछ विद्रोह भी होता है लेकिन अंततः कंपनी के शासन को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन कंपनी का शासन तो समाप्त हुआ, तो अब भारत वाले ब्रिटिश संसद को अपने ऊपर अधिकार करने इतनी आसानी से क्यों दे दिए? तो आइए इसको समझते हैं। तो क्या हुआ, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी वह एक घोषणा पत्र जारी करती है और उस घोषणा पत्र में इतने मीठे मीठे शब्दों
का प्रयोग उन्होंने किया है कि भारत को लगता है कि हाँ, कंपनी के शासन से अच्छा इनका शासन होगा। तो कुछ बात जानते हैं जो महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। तो ये बोलती है कि हम उन सभी संधियों को प्रसन्नता से स्वीकारते हैं जो कंपनी ने भारत के राजाओं के साथ की थी, और हम उनका सम्मान करते हैं और उन्हें पूरा करने का विश्वास दिलाते हैं। और क्या बोलती है कि कंपनी का जिन जिन प्रदेशों में शासन था, भारत के जिन जिन प्रदेशों में शासन था, हमारा शासन वहीं तक ही सीमित रहेगा। हमारी मंशा उसको विस्तृत करने की नहीं है। मतलब जितना क्षेत्र हमारे अंदर था उतने ही क्षेत्र में हम शासन करेंगे, पूरा शासन नहीं करेंगे। तो ये उनकी सीधी सादी चाल थी। धीरे धीरे वो नियंत्रण, अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करते जाते हैं और पूरा भारत में शासन कर लेते हैं, जो 1947 तक चलता है। और क्या बोलती है कि हम भारत के जो राजाओं हैं उनका सम्मान करेंगे, उनसे आदर के साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। धीरे धीरे वो क्या करती है, युद्ध करके उनसे पूरा जो एरिया रहता है वो सब जीतते जाती है और पूरे पूर्ण भारत पर नियंत्रण स्थापित करते जाती है। और क्या बोलती है, हम भारत की जनता के साथ क्या रहेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, न्याय से रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो इतने अत्याचार करते हैं 1947 तक कि जो इनका ये बात है वो पूरा पूरा गलत सिद्ध होता है। और भी ये कुछ बात बोलती है, जैसे कि जो कानून बनाएंगे उनमें भारतीयों के विचारों है उनको महत्व नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी अनेक बातें बोलती है जो एकदम मीठी भी होती है, जिनसे भारत को लगता है, थोड़ा विश्वास आता है कि हाँ, ये शासन को सही से चलाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ बातों को लागू करती है और कुछ सिर्फ कागज में लिखी हुई बातें रहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के साथ पूरा धोखा तो नहीं, परंतु बहुत हद तक उन पर नियंत्रण करने के लिए ये मीठी मीठी बात कही गई थी। ठीक है, तो अब अधिनियम की विशेषताएं देखते हैं। तो पहली विशेषता तो यही है कि भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, और क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था, अब तक जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसको क्या बोला गया, वायसराय बोला गया। और ये वायसराय जो था वो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। मतलब ब्रिटिश की तरफ से अब ये प्रत्यक्ष रूप से शासन करता था। और ऐसे प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द्वैध शासन का अंत हुआ। मतलब जो निर्देशक बोर्ड थे और निदेशक मंडल थे, उन दोनों बोर्ड को समाप्त कर दिया गया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार द्वैध शासन का अंत कर दिया। द्वैध शासन मतलब क्या होता है, जो एक ही टाइम पे दो लोग शासन करते हो। और क्या हुआ, अब भारत के राज्य सचिव इस नाम से एक नए पद का गठन किया गया। लेकिन ये जो नया पद था उसका सदस्य कहाँ का होता था, मतलब ये जो राज्य सचिव था वो कहाँ का होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का। तो ये भी उनका एक चाल था कि भारतीय अब आगे विद्रोह ना करे। तो इस प्रकार उन्होंने भारत के राज्य सचिव का नाम दिया और ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। और ये जो है भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति इसके पास थी। ठीक है, अब पूरे प्रशासन, भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण करना है तो इसके लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होगी। तो इसकी सहायता और सलाह के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसको क्या बोला गया, इंडियन काउंसिल। ठीक है, और ये जो 15 सदस्यीय परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता था, खुद भारत सचिव। और भारत सचिव को इतने अधिकार प्राप्त थे कि यह भारत और इंग्लैंड दोनों के मुकदमे देख सकती थी। मतलब अगर इंग्लैंड में भी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो भारत सचिव उसको भी देख सकती थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला क्यों कहा गया, क्योंकि ये उनका एकमात्र चाल बस था। इस प्रावधान से ऐसा कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ा जो भारतीय प्रशासन में परिवर्तन लाया हो। और जो ब्रिटिश संसद थी वो भारत के लोग विद्रोह ना करे, इसलिए अनेक प्रकार के आगे प्रावधान भारतीयों के लिए भी लाती है। वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। और एक तरह के तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया गया और उनके विद्रोहों का दबाने का प्रयास किया गया। तो ये सब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।